गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आखिरी क्लास है हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पे। इससे पहले 4 क्लासेस बच्चों हमारी हो चुकी हैं और आज आखिरी 5वीं क्लास में कुछ बची हुई जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं आज हम उनको सीखने वाले हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पे बच्चों 2 टर्म्स दिख रही हैं, स्टॉक, इन्वेंट्री। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इन्वेंट्री, स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड, तो सारी बात समझ में आ जाएगी। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो बिजनेसेस होते हैं, एक पर्सन, एक बिजनेसमैन 2 तरह का हो सकता है, ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर। ठीक है, या तो ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर। मैं एक पर्सन लेट करता हूं जो ट्रेडर भी है मैन्युफैक्चरर भी है, उसी में ही दोनों एग्जाम्पल मैं क्लियर करता हूं। आइए, तो एग्जाम्पल है तो सर बुला लेते हैं, भोलू को बुला लेते हैं सर, भोलू है ना। ये लो जी, हमारा फेवरेट भोलू, बेचारा बड़ा भोला है, भोलू। ठीक है, ओके। तो इसका कपड़े से शर्ट बनाने का काम है जी, टेलरिंग हाउस है। ठीक है, तो इसने अपना ये एक इसके पास गोडाउन है, स्टोर रूम है, ठीक है जी, जिसमें कपड़े को लेके आता है। ठीक है, तो इसने बच्चों 1000 मीटर कपड़ा अपने गोडाउन में ले लिया, राइट। और एक अंदाजे के हिसाब से ऑन एन एवरेज बेसिस 2 मीटर में एक शर्ट बन के तैयार होती है। तो इसने कपड़ा खरीदा, लगभग 500 शर्ट का कपड़ा खरीदा। 1000 मीटर खरीदा, 2 मीटर में शर्ट बनती तो 500 शर्ट्स बन जाएंगी, खरीदा। लेकिन इसने सारा का सारा कपड़ा प्रोसेसिंग यूनिट में नहीं डाला, यानी कि आगे प्रोसेस करने के लिए, शर्ट्स बनाने के लिए नहीं डाला। ठीक है जी, तो इसने कितना यहां पर होल्ड कर लिया, जिसको मैं रेड स्केच से दिखा रहा हूं। 200 मीटर यहीं होल्डेड है और बचा हुआ 800 मीटर इसने सेंड कर दिया आगे टेलरिंग यूनिट में, प्रोसेसिंग यूनिट में। ये आ गया सर यहां पर 800 मीटर कपड़ा आ गया, वहां से चला यहां आ गया। ये लो, यहां पे लिख भी देते हैं 800 मीटर ट्रांसफर्ड। तो 200 मीटर रह गया, 800 आ गया। अब 800 मीटर में सर आपकी जो है कितनी शर्ट्स बन के तैयार हो जाएंगी 800 मीटर में? 2 मीटर में मैंने बोली थी ना, तो 500, तो 400 शर्ट बन जाएंगी। ठीक है, तो 400 शर्ट्स बन जाएंगी। तो 400 शर्ट पे काम शुरू हुआ, लेकिन 400 शर्ट्स सारी तैयार नहीं हो पाई। 100 शर्ट्स अभी प्रोसेसिंग में है। लो जी, उसको फिर से रेड स्केच से दिखा देता हूं। 100 शर्ट्स अभी प्रोसेसिंग में है, अंडर प्रोसेसिंग। अंडर प्रोसेसिंग। तो सर शर्ट्स अगर 100 प्रोसेसिंग में है तो 400 में से तो बाकी 300 शर्ट्स आर रेडी टू सेल, कंप्लीट फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं। हाँ जी, वो इसने आगे भेज दी शोरूम में। ये आ गई सर। तो ये इनका अगला डिपार्टमेंट है, शोरूम। ठीक है, लिख दें यहां पे, ये था स्टोर रूम, ये है प्रोसेसिंग यूनिट, फैक्ट्री। ठीक है, ये है शोरूम, दुकान। ठीक है, तो यहां से 100 यूनिट्स वहीं रहेगी, तो 300 शर्ट्स आ गई यहां पे। 300 शर्ट्स आर रेडी टू सेल। लेकिन मार्केट में अब ये 300 हैं शर्ट्स, बिल्कुल फिनिश्ड गुड्स हैं, रेडी टू सेल है, लेकिन मार्केट में डिमांड कम है। तो अभी जो ये बेच पाया, वो बेच पाया 250 शर्ट्स सोल्ड। तो बेटा कितनी शर्ट्स तैयार होने के बावजूद भी नहीं बिकी? 50 शर्ट्स रेडी है, एकदम पैक्ड, एकदम फर्स्ट क्लास। लेकिन
मार्केट में डिमांड नहीं है, बिकी नहीं। 50 शर्ट्स बिल्कुल रेडी हैं जो बिकी नहीं। ईयर एंड हो गया। ईयर एंड का मतलब है इसने अपना जो काम शुरू किया था वो शुरू किया था 1 अप्रैल 2020 से और 31 मार्च 2021 आ गया सर। तो जो फाइनेंशियल ईयर है वो एंड हो गया। अब 31 मार्च को इसको अपनी बैलेंस शीट है ना, अपने फाइनल अकाउंट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। फाइनल अकाउंट्स वगैरह क्या होते हैं देखो, आपको समय के साथ साथ आगे कॉमर्स में पता चल जाएंगे, अकाउंट्स में पता चल जाएंगे। तो अकाउंट्स तो क्लोज करने पड़े 31 मार्च को। तो 31 मार्च को 2021 को इसको सोचना पड़ेगा मेरे पास क्या क्या बचा हुआ रह गया। तो बेटा आप सोच सकते हो बचा हुआ रह गया सर, एक तो बच्चों मैं राउंड कर रहा हूं जिसको ब्लू कलर से, एक तो बच गया सर ये 200 मीटर कपड़ा आया था, कपड़ा ही बच गया। एक बच गई 100 शर्ट्स जो ना कि अभी कपड़ा है और ना ही अभी शर्ट्स हैं, क्योंकि इनमें भी प्रोसेसिंग हो रही है, इनमें भी काम बाकी है। तो ना मैं कपड़ा कहूंगा, ना मैं इनको बिल्कुल प्रॉपर शर्ट्स बनी, मैं कहा शर्ट्स भी नहीं कहूंगा, ठीक है। और 50 शर्ट्स जो बिल्कुल रेडी हैं पर बिकी नहीं है, राइट। तो बच्चों इस 200 शर्ट्स को बोला जाता है इन्वेंट्री, बच गया क्योंकि ये भी इन्वेंट्री, लेकिन किस चीज का? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इन 100 शर्ट्स को बोला जाएगा इन्वेंट्री, लेकिन किसका इन्वेंट्री? ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि काम चल रहा है अभी। और इन 50 शर्ट्स को भी इन्वेंट्री ही बोला जाएगा। साल के अंत में तो भी ये भी बचा ही है, लेकिन कैसा इन्वेंट्री? इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो इस एग्जाम्पल के अंदर, इस स्क्रीन के ऊपर आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि इन्वेंट्री का मतलब होता है साल के अंत में जो कुछ भी बच जाता है। तब साल के अंत में सब 3 तरह की चीजें बच सकती हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। और ये रहा आपका इन्वेंट्री। एक मैन्युफैक्चरर की बात मैंने यहां पर करी आपसे, ये देखो, ये रहा बच्चों इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। इट मींस द इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल विच वाज परचेज्ड फॉर द प्रोडक्शन बट रिमेन अनयूज्ड। वर्क इन प्रोग्रेस, नॉट इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल बट नॉट ऑल्सो फिनिश्ड गुड्स, और ये बच गया। और तीसरा इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कंप्लीटली प्रोसेस्ड, वो सामान जो पूरी तरह से प्रोसेस हो चुका है, एंड रेडी फॉर द सेल बट रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो साल के अंत में ये 3 चीजें बच सकती हैं जिनके नाम हमारे पास है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब क्वेश्चन है सर ये अगली का टर्म क्या लिखी है? इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। और ये जो सर शुरू में लिखा था वही था, वो भी स्टॉक इन ट्रेड। और स्टॉक का मतलब क्या होता है? अब मैं ये बोलता हूं बच्चों, ये जो भोलू है ना, इसका एक और काम भी है। ये शर्ट्स, कपड़े से शर्ट्स बनाता भी है, लेकिन ये रेडीमेड शर्ट्स भी खरीदता है, रेडीमेड, ठीक है ना। इसका कपड़े का अपना अपने वाले ब्रांड का भी शोरूम है, यानी कि इसने अपना जो शर्ट बनाया उसका भी इसका शोरूम है, लेकिन ब्रांडेड जो शर्ट्स होती हैं उसका भी काम करता है। तो इसने क्या किया हुआ है भाई, इस भोलू ने क्या किया हुआ है, इसने इसके अलावा 200 शर्ट्स खरीदी थी, ठीक है जी। किस ब्रांड की? पीटर इंग्लैंड की, ठीक है जी, पीटर इंग्लैंड की। इसने 200 शर्ट्स अलग से खरीदी थी, और बेटा इसने अपने शोरूम में इसमें से 150 शर्ट्स बेच दी। अब 150 तो बेच दी, पर बच कितनी गई सर? 50 शर्ट्स यहां भी बच गई। ये 50 शर्ट्स को हम स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि जिस सामान को हमने ट्रेडिंग पर्पस के लिए खरीदा था, फिनिश्ड खरीदा, फिनिश्ड बेचना था, लेकिन फिनिश्ड पूरा ना बिक के थोड़ा सा फिनिश्ड बच गया, उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ द गुड्स which are purchased for reselling and which are laying unsold at the end of the accounting period। तो बच्चे ध्यान रहे, वैल्यू के बारे में बात हो रही है। इट रेफर्स टू द वैल्यू, यानी कि जो हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन निकालते हैं वो क्वांटिटी में नहीं निकालते। ये जितने भी बारे में आपको बात बोली है, ये किस में चलेगी? ये चलेगी अमाउंट में,
यानी कि इनकी मॉनेटरी वैल्यू, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल उसकी मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है ना, स्टॉक उसकी मॉनेटरी वैल्यू, कितने का बच गया है ना, तो ये सब कितने 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 के हैं, उसकी वैल्यूज को जो है हम इन्वेंट्री या स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। ओके, तो ये हो गई बेटे हमारी टर्म दो और आगे की। उसके बाद दो बहुत प्यारी टर्म्स के बारे में बात करने बेटा। एक टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स, अकाउंट्स में बार बार सुनने को मिलेंगे शब्द, एक वर्ड ट्रेड पेएबल्स। दो शब्दों पे ध्यान दो, ठीक है, ये शब्द बार बार सुनने को मिलेंगे, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनो। ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेएबल्स। और एग्जाम्पल लेंगे बेटा, एग्जाम्पल, और वापस से अपने दो हीरोज को लेंगे, भोलू गोलू, है ना, आ जाओ, भोलू वर्सेस गोलू। लो बेटे लो, ये हमारा भोलू पहले रख देते हैं, भोला राम है, पहले इसको रखते हैं। ये हमारा भोलू, ठीक है, और ये हमारी सेकंड पार्टी गोलू। लो जी, गोलू, ठीक है बच्चों। अब अगर तो बेटा इन्होंने कैश ट्रांजैक्शन कर ली, बात ही खत्म हो गई। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब है नगद माल बेच दिया सर, उसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है, कोई ट्रेड रिसीवेबल नहीं, कोई ट्रेड पेबल नहीं, कोई चक्कर ही नहीं, कोई डेटर क्रेडिटर का कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन गोलू के पास पैसा नहीं है, ये क्रेडिट पे खरीदना चाहता है, उधार खरीदना चाहता है। अब भोलू ने इसको उधारा माल बेच दिया। लो बच्चों, लो लो लो, उधारा माल बेच दिया, ठीक है जी। तो भोलू के लिए जैसा कि हम सीख चुके हैं लास्ट क्लास में, ये सेल है, और गोलू के लिए ये परचेज है। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको परचेज और सेल की मीनिंग बताया था, टर्म्स बताई थी। तो क्या बेचा है सर बेटा, उसने मान लो, चलो शर्ट्स पे आगे कंटिन्यू करते हैं। उसने शर्ट्स बेची हैं 100 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 500 ईच। तो माल बेच दिया बच्चों 50,000 रुपए का। किसने? भोलू ने गोलू को। कैसे? क्रेडिट पे। तो ऐसे में पैसा देना किसने है? गोलू ने। किसका? भोलू का। तो अगर मैं भोलू के लिए बात करूं, फॉर भोलू, गोलू कौन है बेटा? ये गोलू जो बन गया ना, ये बन गया डेटर। ये बन गया बेटा डेटर। डेटर फॉर हु? फॉर, मैं पूरा शब्द लिखूंगा बेटा, डेटर फॉर भोलू। ये भोलू के लिए बन गया देनदार। कौन? गोलू। तो हम पूरी टर्म क्या बोलेंगे? गोलू इज अ डेटर फॉर भोलू। एक बात समझ में आ गई। अब मैं अगर गोलू के बारे में बात करूं, इस पार्टी के बारे में बात करूं, तो इसके लिए भोलू कौन है? लेनदार है। तो मैं भोलू को क्या बोलूंगा? ही इज अ, भोलू इज द क्रेडिटर। ये क्रेडिटर है, लेकिन किसके लिए? फॉर गोलू। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। कौन किसके लिए क्या है समझना पड़ेगा। जिसने पैसे देने हैं वो देनदार है। देने किसने है? गोलू ने। किसको? भोलू को। तो गोलू डेटर है, हिंदी में भी लिख देते हैं देनदार। और जो भोलू है वो कौन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लेनदार। तो जो लेनदार है वो क्रेडिटर है, और जो देनदार है वो डेटर है। तो समझ में आ गया हमें? बढ़िया हो गया। और ये कौन सी ट्रांजैक्शन में हो सकता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हो सकता है सर। कैश ट्रांजैक्शन में ये कुछ पॉसिबल नहीं है। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल को बढ़ाता हूं। मैं बोलता हूं भाई ऐसा है, भोलू बोलता भाई देख, मुझे तेरे पे भरोसा तो है नहीं, देख भाई आदमी तो तू ठीक नहीं है गोलू, आदमी तो तू ठीक नहीं है। मैं तेरे को क्रेडिट पे माल तब बेचूंगा जब तू कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन करेगा। गोलू कहता है डन,
बताओ क्या करना है। तो भोलू ने क्या किया बच्चों, समझिएगा, भोलू ने क्या किया, एक लिखा लीगल डॉक्यूमेंट। अभी आप इतना ही समझ लो, आगे जब बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको चैप्टर्स में समझ में आएगा। इसने एक लीगल डॉक्यूमेंट लिखा जिसको कहा जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इसने लिखा। किसने लिखा? भोलू ने। किस पे लिखा? गोलू पे। लिखा मतलब इसने इसके अंदर लिख दी सारी की सारी बातें कि मैंने क्या बेचा है तेरे को। क्या बेचा भाई? शर्ट्स बेची हैं। मैंने तेरे से कितने पैसे लेने, कितने लेने हैं? 50,000 रुपये। ठीक है ना? तू मुझे कब पैसे देगा? आज के 3 महीने बाद। मान लो इन्होंने ये तय किया, सॉरी टर्म्स लिख देगा इसके अंदर। ठीक है ना? कौन लिखेगा? भोलू लिखेगा। मतलब ये बिल को बनाने वाला बंदा है, तो इसलिए भोलू को कहा जाएगा ड्रॉर, ड्रॉर ऑफ बिल। ठीक है ना? ड्रॉर ऑफ बिल। और जो गोलू है इसको कहा जाएगा ड्रॉई ऑफ बिल। ठीक है ना? एक और नाम बोल देता हूं, इसको मेकर भी कहा जाता है, मेकर। और इसको एक्सेप्टर भी कहा जाता है क्योंकि उसने बिल को एक्सेप्टेंस दी है, एक्सेप्टर ऑफ द बिल। बस इतनी नॉलेज बहुत है, अभी आगे धीरे धीरे समझ में और आएगा। ठीक है? तो ये क्या करेगा, बिल भोलू ने बनाया, गोलू के पास भेजा, गोलू ने उसके ऊपर क्या दी? अपनी एक्सेप्टेंस दे दी कि हाँ यार मैंने तेरे से माल खरीदा है, इतने का माल खरीदा है, इतने महीनों बाद मैं तेरे को ये पेमेंट कर दूंगा, मैं ये बात वेरीफाई करता हूं। अब वो जो कागज का टुकड़ा जिसको मैं बिल ऑफ एक्सचेंज कह रहा था, कहा मैंने जिसको, वो बिल ऑफ एक्सचेंज अब कहलाएगा फॉर भोलू, ये बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल वही कागज का टुकड़ा। और इस पार्टी के लिए, किसके लिए? गोलू के लिए, यही कागज का टुकड़ा कहलाएगा बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल। ठीक है ना? तो अब क्या हो गया, ये जब बिल साइन हो गया तो अब ये जो है क्या कहते हैं, डेटर कन्वर्ट हो गया बीआर में और क्रेडिटर कन्वर्ट हो गया बीपी में। ठीक है? बिल्स पेएबल में। तो इसका मतलब अगर मैं बोलता कि अगर गोलू ने पैसे देने होते तो वो ड्रॉर है, अब उसने बिल साइन कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया? डेटर किस में कन्वर्ट हो गया? बिल रिसीवेबल में। ठीक है ना? तो अब हम बोलेंगे कि भोलू के लिए दोनों एसेट्स हैं। अगर सामने वाले ने पैसे देने थे तो वो डेटर था, अब डेटर ने अगर सिग्नेचर कर दिया तो डेटर इज कन्वर्टेड नाउ इनटू बीआर, बिल रिसीवेबल। सिमिलर वे में गोलू के लिए एक लाइबिलिटी थी, क्रेडिटर। कौन? भोलू। अब उसने अगर एक्सेप्टेंस ले ली है तो वो लाइबिलिटी क्रेडिटर किस में कन्वर्ट हो चुका है? बिल्स पेएबल में। ठीक है ना? तो इसका मतलब अब मैं ये वाली बात बोल सकता हूं यहां पे कि ट्रेड रिसीवेबल, आ जाओ यहां बताता हूं मैं आपको। देखो, एक पार्टी हमने यहां समझ ली डेटर। डेटर मैंने भी आपको बताया देनदार। देनदार कौन था सर? देनदार था गोलू। किसका? भोलू का। तो गोलू कौन है? जिसने सामान खरीदा है ना? और भोलू ने उसको सामान बेचा है। तो भोलू के एंड पे बात करते हैं, द पर्सन टू हुम, जिसको, मतलब किसको? गोलू को। टू हुम द गुड्स हैव बीन सोल्ड, या तो माल बेचा हो, और द सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड, या सर्विसेज दी हो। कैसे? क्रेडिट। द इंपॉर्टेंट टर्म इज क्रेडिट। यानी किसने किसको दिया था? भोलू ने गोलू को। तो गोलू के बारे में बात हो रही है, उसको क्या कहा जाएगा? डेटर। सिंपल है। और अगर उसने बिल साइन करके दे दिया तो अब भोलू के पास क्या आ गया? बिल आ गया। तो वो क्या कहलाएगा? बिल रिसीवेबल। सो अ बिल ऑफ एक्सचेंज विल बिकम बिल रिसीवेबल फॉर द पर्सन हु ड्रॉज इट, जो बिल को बनाने वाला है। क्या कहा गया था? ड्रॉर, मेकर। उसके लिए वो बिल क्या कहलाया जाएगा? बिल रिसीवेबल। और बच्चों, या तो डेटर से पैसे लेने हैं
या बिल रिसीवेबल कैश में कन्वर्ट होगा इन फ्यूचर, तो इन दोनों को ही अकाउंटेंसी में क्या कहा जाता है? ट्रेड रिसीवेबल। डेटर को भी रिसीवेबल कहा जाता है क्योंकि डेटर के एंड पे भी बाद में पैसा आएगा, या तो डेटर कैश में कन्वर्ट होगा या बीआर कैश में कन्वर्ट होगा, तो ये दोनों ट्रेड रिसीवेबल कहलाते हैं। ठीक है, तो जिसने पैसे देने हैं, इट रेफर्स टू द अमाउंट पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज। अब किसके बारे में बात हो रही है? अब बात हो रही है गोलू के बारे में। गोलू ने किसके पैसे देने? भोलू के, है ना। गुड्स परचेज्ड और सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो क्रेडिटर कौन बन गया? भोलू, लेनदार। ठीक है, किसका? गोलू का। ठीक है, तो क्रेडिटर वो बंदा बन गया, मैंने बताया अभी, फ्रॉम हुम द गुड्स हैव बीन परचेज्ड और द सर्विस हैव बीन प्रोक्योर्ड या ली है ना, ऑन क्रेडिट आर कॉल्ड द क्रेडिटर। और अगर बिल साइन हो गया तो उसको कहा जाएगा बिल्स पेएबल। और क्रेडिटर और बिल पेएबल, इन दोनों के लिए अकाउंटेंसी में एक टर्म यूज होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल। तो जिसने पैसा देना है, ठीक है, वो वर्ड यूज करेगा। क्रेडिटर को देना है, लेनदार को देना है, और या फिर उसकी लाइबिलिटी एक तो लेनदार हो गया या फिर लाइबिलिटी होगी बिल्स पेएबल। और जिसने पैसा रिसीव करना है उसने या तो पर्सन से रिसीव करना है, दैट इज फ्रॉम डेटर, और या फिर बिल के अगेंस्ट रिसीव करना है, दैट इज फ्रॉम बी आर, बिल रिसीवेबल। सो बी आर एंड डेटर आर नॉन एज ट्रेड रिसीवेबल एंड बीपी एंड क्रेडिटर्स आर नॉन एज ट्रेड पेएबल्स। ठीक है जी, तो ये थी मेन टर्म्स। अच्छा, और कुछ थोड़ी बहुत और है, फटाफट से देखते हैं। बैड डेट्स, अब तो सिंपल टर्म्स है। लाओ जी, बैड डेट्स। बच्चों बैड डेट्स देखो, डेट्स मतलब यहां पर देनदार, डेटर, और बैड मतलब बुरा, है ना, बुरा। मतलब किसने किसके पैसे देने थे? देखो, भोलू ने माल बेचा था गोलू को, है ना, तो पैसे किसने देने थे? गोलू ने। गोलू कौन था? गोलू डेटर था। किसका डेटर था? भोलू का डेटर था। अब या तो पैसे दे दे भाई, और या फिर पैसे देने से मना कर जाए। कर सकता है ना, कर सकता है। आजकल लोगों को पता नहीं चलता। तो अगर उसने पैसे देने से मना कर दिए तो हम कहेंगे डेटर नहीं भाई, कौन बन गया? बैड डेटर, यानी बैड डेट्स। सो द इट रेफर्स द अमाउंट, जितने पैसे, है ना, दैट हैज बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर। भाई जो मर्जी कर ले, देता ही नहीं। पैसा कैसा हो गया? इररिकवरेबल। कितने पैसे का सामान बेचा था? 10,000 का, और सामने वाली पार्टी ने मना कर दिया, भाई तेरे को जानता ही नहीं, तू कौन है ना। गोलू ने मना ही कर दिया भोलू को, भाई मैं तो देता ही नहीं तेरे 10,000 रुपए। तो हु विल बी गोलू नाउ? ही विल नॉट बी डेटर, ही विल बी बैड डेट्स। पिक्चर देखो कितनी खतरनाक बेटा डाली हुई है। ये देखो, ये है देनदार। देखो शक्ल दिखाता हूं आपको गोलू की, है ना, और देखो कान पे ऐसे हाथ रख के बैठा, भाई बोल ले जा भोलू, बोल ले जा। मैं तो सुनता ही नहीं। कौन हो गया बेटा ये? बैड डेट्स। खतरनाक बंदा, बैड डेट्स। ठीक है, टर्म क्लियर, बैड डेट्स। आगे बढ़ते हैं। सिंपल टर्म, इंसॉल्वेंट। अब कभी कभी सामने वाला बंदा होता ही बेचारा इंसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट मतलब यार है ही नहीं पैसे देने को, क्या करूं बताओ, है ही नहीं देने को। तो दिवालिया, हिंदी में क्या बोलते हैं? दिवालिया बंदा, दिवालिया। सर ये कौन होता है? बेटे जिसका दिवाला निकल जाता है। सुना होगा आपने, फलाने का दिवाला निकल गया। दिवाला निकल गया मीन्स व्हाट? अगर वो अपनी सारी एसेट्स भी बेच देना तो भी अपनी देनदारी का भुगतान नहीं कर पाएगा, अपनी लाइबिलिटी का भुगतान नहीं कर पाएगा। तो ऐसे पर्सन को बोला जाता है इंसॉल्वेंट। अब ये देखो पिक्चर में देखो आप, है ना, उसने अपनी ये पकड़ भी दिखा दी, भाई ये है ही कुछ नहीं यार, क्या करोगे, जो करना है कर लो, है ही कुछ नहीं देने को। दैट पर्सन इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। ठीक है, द पर्सन और द एंटरप्राइज हु इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट इज नोन एज इंसॉल्वेंट। अदर वन सॉल्वेंट होगा भाई, जो देने की स्थिति में है, पोजीशन में, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। सिंपल है। तो जीएसटी भी सिंपल है बेटे। हमारे देश के अंदर जीएसटी लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो पहले बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, है ना, आपने सुना ही होगा, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, है ना, बड़े सारे लगते थे। सारे टैक्स खत्म हो गए। आज की डेट में हमारे देश में लगता है एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, दैट इज कॉल्ड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अकाउंटेंसी में जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको इसकी नॉलेज हो जाएगी।
वाउचर भी बताता हूं। एंटिटी, बेटा एंटिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसा इकोनॉमिक यूनिट जो कोई भी पैसा कमाने के लिए, है ना, इनकम अर्न करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है ना। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन परफॉर्म करता है और पैसा कौन कमाना चाहता है? हमारे देश के जितने भी प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स वगैरह होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, सब क्या है? एंटिटीज ही तो हैं। रिलायंस एंटिटी है, टाटा नाम सुना होगा, मारुति, हीरो होंडा, आपका जो है फोन्स की कंपनियां, आईफोन है ना बनाती कंपनी, तो एप्पल, ठीक है, लैपटॉप्स, लेनोवो एटसेट्रा। तो ये जितनी भी एसी बनाने वाली कंपनी है, सारी कंपनियां क्या हैं? एंटिटी हैं, इकोनॉमिक यूनिट्स हैं। गुड्स या तो ट्रेड कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, सर्विसेज दे रही हैं, किस लिए? पैसा कमाने के उद्देश्य से। तो इन सबको क्या कहा जाता है बेटा? एंटिटी, बिजनेस एंटिटी कहा जाता है, राइट। अब एक टर्म आ गई ऊपर, वाउचर। बच्चों वाउचर का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं सुबह से लेकर शाम तक बिजनेसेस में, उन सभी ट्रांजैक्शंस को एविडेंस यानी सबूत के साथ साबित किया जाता है। तो वो जो सबूत होता है, वो जो डॉक्यूमेंट होता है, उसको वाउचर बोलते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, देखो कोई भी बंदा खर्चा करता है बिजनेस के अंदर, हमने मान लो अकाउंटेंट लगा रखा है, अकाउंटेंट को हमने आज 25,000 रुपये दिए कि भाई तू खर्चे कर बिजनेस के, तो वो सुबह से शाम तक खर्चे करे जा रहा है, कहीं 2,000 खर्चा कर रहा है, कहीं 1,000 खर्चा कर रहा है, कहीं 500 रुपये खर्च कर रहा है। अब बेटा वो खर्चा तो कर रहा है, आपने उसको कितना पैसा दिया? सुबह 25,000 रुपये खर्च करने के लिए दिया। एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द डे, उसने आपको 15,000 रुपये का कैश दिखाया, यानी कि कितना पैसा वो आपका खर्च कराया है? 10,000 रुपये। तो ऐसा तो है नहीं बेटा वो कहेगा और आप मान लोगे, ऐसा तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो उसको साबित करना पड़ेगा ना बेटा। तो वो जिस सभी ट्रांजैक्शंस को जिस डॉक्यूमेंट पे, जिस कागज पे लिख के देगा, मैंने ये स्टेशनरी खरीदी, मैंने ये जो है बिल भरा, बिजली का बिल भरा, मैंने जो है ये मटेरियल खरीदा, तो एक पेपर के ऊपर वो लिख के देगा सारी चीजें, है ना। और हर ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग पेपर भरा जाता है, और उस पेपर को क्या कहा जाता है? वाउचर। आगे जैसे जैसे हम अकाउंट्स में बढ़ेंगे बेटा, कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस धीरे धीरे समझ में आती हैं, एकदम से समझ में नहीं आती, तो ये वाउचर भी हमें आगे क्लियर हो जाएगा। लाइव स्टॉक तो बहुत ही आसान है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके लिए एनिमल्स जरूरी हैं, है ना, अमूल, मदर डेयरी, है ना, तो इनके लिए एनिमल्स क्या कहलाते हैं बेटा? स्टॉक तो है नहीं भाई, ये क्या है? स्टॉक तो नहीं है, ये क्या है? लाइव स्टॉक है, क्योंकि इन्होंने किसी इनपुट को तो आउटपुट में कन्वर्ट नहीं करना, है ना। इनके लिए तो ये जो जानवर हैं, जो वही इनके लिए जो एनिमल्स हैं, वही इनका इनपुट है, उसी से इन्होंने फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। तो इनके लिए क्या है? लाइव स्टॉक। एंड द लास्ट वन बच्चों, इन्वेस्टमेंट। देखो बच्चों, हम बहुत सारा पैसा बहुत जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि शेयर्स में, डिवेंचर्स में, ठीक है ना। क्यों लगाते हैं सर? देखो एक तो हम अपने बिजनेस से पैसे कमाते हैं, वो क्या है? वो तो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, क्योंकि हमारा उसी का काम धंधा है, उसी का काम है, और वहीं से जो अर्निंग हम कमा रहे हैं, ऑपरेशंस के थ्रू जो अर्निंग हम कमा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। वो मैंने क्लियर कर दिया था। लेकिन उसके अलावा अगर हमने बिजनेस के बाहर किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, डिवेंचर्स में, ठीक है, पैसा लगा रखा है, तो इसको क्या कहा जाता है? इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और हमारा इंटेंशन क्या होता है? यहां से रिटर्न्स को कमाना। हमारा इंटेंशन क्या होता है? यहां से रिटर्न्स को कमाना। तो हम बिजनेस के बाहर भी बहुत सारी कंपनीज में पैसा लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, राइट। तो बच्चों 33 अकाउंटिंग टर्म्स मैंने आपको समझाई हैं, एंड दैट इज एनफ फ्रॉम माई साइड, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर नंबर 2 अभी कंप्लीट है एकदम से। और कुछ अकाउंटिंग टर्म्स, देखो अकाउंटिंग टर्म्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन मेन हमारी जितनी भी बहुत ही बढ़िया, जितनी मैक्सिमम हो सकती हैं और आपको आने वाले चैप्टर्स के अंदर काम में आने वाली है, वो सभी अकाउंटिंग टर्म्स हमारी कंप्लीट है। इस लेक्चर्स को आप बार बार सुनिए, तो आपका अकाउंट्स का एक बेस तैयार होता है। आपके मीनिंग्स, डिफरेंट टर्म्स के क्या क्या मीनिंग्स हैं, वो आपको पता चलते हैं। एंड मिलते हैं अगले किसी चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।